अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 18 से ऑनवर्ड 40 तक वन बाय वन करके इनको हम पढ़ेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 18 से। ये हमारा आर्टिकल 18 है। ये हमें बताता क्या है? इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। एविडेंस, ये चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 3 ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। जो फैक्ट हैं वो रेलिवेंट कैसे होते हैं केस के साथ। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। अब हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। एक होती है रेलिवेंट फैक्ट, दूसरी होती है फैक्ट इन इशू। अब जो ये फैक्ट इन इशू है ना, ये एक काम का, एक केस का, एक वजह अनाद का, मुद्दे की मेन वजह होती है फैक्ट इन इशू। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कत्ल किया। अब जो कत्ल करना है वो क्या है? फैक्ट इन इशू है। बाकी डंडे के साथ मारा, कब मारा, कितनी देर में मारा, कौन कौन साथ चल रहा था, किससे सलाह की, किससे मशवरा किया, ये क्या है? सारे ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। लेकिन जो मरना था ना वो क्या है? फैक्ट इन इशू। यानी एक मामले की जो मेन वजह होती है वो क्या है? फैक्ट इन इशू। Evidence may be given in any suit or proceeding of existence or non-existence of the every fact in issue and of such other fact as or hereinafter declared to be relevant fact and of none others. This article shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provisions of law for the time being in force relating to civil procedure. अब बात क्या करता है? फैक्ट पहले इसकी बात करते हैं कि वो चीज़ जो एक केस के साथ रिलेट कर रही है, एक प्रोसीडिंग के साथ रिलेट कर रही है, वो क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है। और एक केस की जो मेन बात है उसको कहते हैं फैक्ट इन इशू, मेन मुद्दा है। इसकी नीचे एग्जांपल जो लिखी हुई है मैंने वो ऑलरेडी आपको बता दी है कि ए बी को जाकर मारता है कुल्हाड़े के साथ या डंडे के साथ। अब वो कब निकला है, किस पे निकला है, क्यों गया, लड़ाई क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? रेलिवेंट फैक्ट है। अब फैक्ट इन इशू क्या है कि उसने उसको जाके डंडे से मार दिया। जो मारना है ना डंडे के साथ वो है फैक्ट इन इशू। अब हमारे पास है जी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बताता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट ऑफ फार्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन फैक्ट विच थो not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at the different time and place. इसमें बात क्या है कि सेम ट्रांजैक्शन ऑफ एक्ट्स, एक काम जो है वो आपने एक वक्त में किया है या उस वक्त के बाद किया है, वो भी क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है। वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कैसे है? फॉर एग्जांपल आपकी एक बात पर ए की बी से लड़ाई होती है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले से क्या होता है? ए और बी के दरमियान कुछ लेन देन का इशू होता है। लेन देन इशू के बाद 2 दिन पहले उनके यहाँ लड़ाई होती है, तो तू मैं होती है थोड़ी सी। उसके बाद क्या होता है जी? वो आपस में गुस्सा हो जाते हैं। होने के बाद आज का क्या सीन बनता है? आज वो एक दूसरे को लड़ाई करते हैं और एक एक को मार देते हैं। पीछे लेन देन क्या है? उसके बाद उस पर थोड़ी सी तकरार होना, तकरार के बाद उसका मर जाना, ये सारी क्या है? ये सेम ट्रांजैक्शन है। यानी एक मामले की कड़ी जुड़ रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो जो एक चीज़ को जब भी कोई केस बनता है तो उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, इनके दरमियान मैटर क्या था, किस वजह से, क्यों करके ये मामला आज तक पहुंचा है। बात समझ आ गई? तो ये जो सेम ट्रांजैक्शन की चीज़ें होती हैं, सेम एक पैरेलल चल रही होती हैं, वो भी क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है। अब हमारे पास है जी आर्टिकल 20। इसमें सेम ट्रांजैक्शन है। इसमें क्या है जी? ओकेजन, टाइम, प्लेस। Facts which are the occasion, cause or effect of fact in issue. Fact which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise, or relevant fact or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. अब इसमें क्या है? उस वक्त एक चीज़ का होना, प्लेस का होना,
उस मौके पर उस वारदात का होना, वो सारी चीज़ें क्या हैं, रेलिवेंट फैक्ट हैं। फैक्ट इन इशू के साथ रिलेट करती हैं, मेन मुद्दे के साथ रिलेट करती हैं। कैसे? इसके नीचे एक एग्जांपल दी गई है रॉबरी की। अब मैं उस एग्जांपल का खाका थोड़ा सा अपने अल्फाज में खींचता हूँ कि एक बंदे को पैसों का कोई चेक मिला, किसी को पता है कि इसको पैसे मिले, अब वो निकलता है, बाइक पर जाता है, 10 बजे निकलता है, 11 बजे बैंक से पैसे लेकर निकलता है। उसके बाद एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, वहाँ से उसको कुछ लोग घेरते हैं, वो उससे बैग छीन लेते हैं। छीनने के बाद यानी उस जगह पर उससे बैग जो छीना जाता है, जो उससे मैटर होता है, वो सारा क्या है, वो रेलिवेंट है, रेलिवेंट टू फैक्ट इन इशू। वो जो रॉबरी हुई है उसके साथ रेलिवेंट, यानी वो अकेला निकला, किसी को पता था ये पैसे लेने जा रहा है, बैंक में जा रहा है, बैंक से निकलते वक्त लोगों को पता चल गया था ये कि पैसे लेके जा रहा है। अब यानी वो सारी जो चीज़ें हैं, सारा मौका, टाइम, कॉज ऑफ एक्शन, फैक्ट, वक्त, प्लेस, वो सारा क्या था, रेलिवेंट फैक्ट था। रेलिवेंट फैक्ट किस चीज़ के मुताल्लिक था, ये जो रॉबरी हुई है, रॉबरी के मुताल्लिक। रॉबरी क्या है, बेसिकली रॉबरी बेसिकली फैक्ट इन इशू है, यानी मेन मुद्दा है। अब हमारे पास है जी आर्टिकल 21, ये है बेसिकली मोटिव यानी मकसद। Motive, preparation and previous or subsequent conduct. Any fact is relevant which shows or constitute a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. The conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding in reference to suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person in offense against whom is the subject of proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto. यानी एक चीज़, एक काम, एक मुद्दा, एक वाक़या करने के लिए जो आप तैयारी करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, जो आप आपस में सलाह मशवरा करते हैं, वो भी क्या है, वो भी रेलिवेंट फैक्ट है। रेलिवेंट फैक्ट किससे रेलिवेंट फैक्ट जुड़ते हैं, फैक्ट इन इशू के मतलब, जो एक केस का मेन मुद्दा है, जो एक केस का मेन मैटर है, उसके मतलब। फॉर एग्जाम्पल, दोस्त मिल के बैठते हैं, हमने इसको मारना है, उसके बाद कैसे मारना है, डंडों के साथ मारना है, पिस्टल के साथ मारना है, रात को मारना है, दिन को मारना है, अच्छा पहले जाएगा कौन, इसको बुला के लाएगा कौन, ये सारी चीज़ें क्या है, मारना क्या है, मोटिव है। मोटिव क्या है, मारना है। उसके बाद बाकी चीज़ें क्या है, प्रिपरेशन है, सलाह मशवरा है, वो सारी तैयारी है कि कैसे मारना। तो ये भी सारी चीज़ें, सलाह मशवरा करना, तैयारी करना, मोटिव तैयार करना, ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। किसके मुताल्लिक, फैक्ट इन इशू के मुताल्लिक, एक केस के, एक वाक़ये के होने के मुताल्लिक। अब हमारे पास है जी आर्टिकल 22। ये बड़ा मशहूर आर्टिकल है, इसको लिख लें। इसको बेसिकली जर्नल अल्फाज में आइडेंटिफिकेशन परेड बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसको हुर्फ़े आम में अगर कहें तो शिनाख्त परेड कहते हैं। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant insofar as they are necessary for that purpose. यानी वो चीज़ें जो एक काम को होने के लिए उस वक़्त, उस प्लेस, उस टाइम के वक़्त हुई थी, उनकी शनाख्त नहीं थी, अनआइडेंटिफाई चीज़ें थी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टिकल 22 की मदद लेते हुए हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी शनाख्त परेड करते हैं। इसमें शनाख्त परेड करने में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं आती, लोग भी आते हैं और प्रॉपर्टी दोनों आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके साथ रोड पर कोई रॉबरी हो गई है, कोई डकैती हो गई है, कोई चोरी हो गई है, अननोन पर्सनस हैं, आपके नामालूम लोग हैं, उन्होंने आपसे चोरी की, आप एक FIR करवाते हैं नामालूम लोगों के खिलाफ। पुलिस कुछ लोगों को पकड़ती है जो नामवर चोर होते हैं, डाकू होते हैं। आपको बताया जाता है कि आपके साथ भी कोई इशू हुआ है, इन दिनों में हमने ये चोर पकड़े, पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी, आकर इनको देख लें।
वो बिफोर मजिस्ट्रेट आप उन चोरों की क्या करते हैं, शनाख्त परेड करते हैं। बिफोर मजिस्ट्रेट जाता है जेल में जाकर वो शनाख्त परेड करता है, वो एक तरतीब के साथ लोगों को, मुलजमों को बैठा देता है। अगर वही चोर आपके होते हैं, आप कहेंगे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 इस तरतीब में बैठे हुए हैं चोर सारे, आपने अपने चोर को पहचानना है, आप कहेंगे जी ये 2 नंबर वाला उसमें था, बाकी कहेंगे इनमें से कोई और था, आप कहेंगे नहीं जी बाकी और कोई नहीं था, मैं जस्ट 2 नंबर वाले को पहचान सका हूँ कि ये उस दिन मेरे साथ जब डकैती हो रही थी या चोरी हो रही थी तो ये साथ शामिल था। यानी ये जो सारा प्रोसीजर आप करेंगे ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 के तहत होता है और इसको मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, विद इन जेल कंडक्ट करता है। इस पर मेरा एक डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ आइडेंटिफिकेशन परेड के ऊपर, वो आप सेपरेटली भी सुन सकते हैं। अब हमारे पास है जी आर्टिकल 23। जितनी चीज़ें आसान हो रही हैं ना, अगर आप फिर भी तवज्जो से नहीं सुनते तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं अपने आप के साथ। आर्टिकल 23 है थिंग सेड और डन बाय कंस्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन whether there is reasonable ground to believe that 2 or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done or written by any of such person in reference to their common intention after the time being when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of the person believed to be so conspiring as will for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 23 हमें बताता है कंस्पायरेटर के मुताल्लिक। ये वो बंदा होता है जो साजिश करता है, यानी एक काम में, एक केस में जो बंदा साजिश करता है उसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है या उसमें मशवरा देने के लिए, बेट करने के लिए, किसी को उकसाने के लिए भी साथ शामिल होता है, उस वो भी चीज़ क्या है, रेलिवेंट है। रेलिवेंट किसके है, फैक्ट इन इशू के, और इस पर भी एविडेंस होंगे क्योंकि हम सारा एविडेंस पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास है जी बहुत ही कॉमन आर्टिकल जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 24। इसके लिए मैं एक वर्ड बोलता हूं, प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, यानी जब चीज एक चीज से रेलिवेंट ना बन रही हो लेकिन वो रेलिवेंट होती है। कैसे होती है, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी एक काम के मुतल्लक होने में वो इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं, यानी वो कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ रही, तो वो चीज क्या है जी, वो भी रेलिवेंट है। if by themselves or in connection with other fact they make the existence of non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। इसमें बात मैंने क्या बताई थी प्ली ऑफ एलिबाई की, कि फॉर एग्जांपल ए बी, यानी लाहौर में बी का मर्डर हो जाता है। लाहौर में बी का जो मर्डर होता है, इसमें होता क्या है कि आप इसमें प्ली लेते हैं, मर्डर कहाँ पे हुआ है, लाहौर में हुआ है। आप इसमें प्ली लेते हैं कि जब बी का मर्डर हुआ, इल्जाम किस पे आ गया, ए पर। मर्डर कहाँ पे हुआ है, लाहौर में। आप कहते हैं जी जब लाहौर में मर्डर हो रहा था तो मैं था कराची में था, यानी लॉ आप एक चीज की प्ली ले रहे हैं, जो वो प्ली ले रहे हैं वो आर्टिकल 24 के तहत प्ली ऑफ एलिबाई है। ये जो प्ली ऑफ एलिबाई है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर आ गया क्योंकि आपने वो प्ली ली है। जब आपने वो प्ली ली है
तो आप साबित करेंगे कि जब वाकई ही ये मर्डर हो रहा था तो आप कराची में थे, तो साबित करें, कैसे हम माने कि आप कराची में थे। आप क्या करेंगे, अपनी टिकटें शो करेंगे वहाँ के अपने रिहाइश की, ट्रैवल की, जो भी आपके एक्सपेंसेस, जो भी आपके पास उस वक्त एविडेंस होगा अपने पास, अगर वो आप प्रूव कर देते तो फिर आप सच्चे, अदरवाइज नहीं प्रूव करते तो फिर आप क्या हैं, झूठे। ये कंसेप्ट क्या है जी, प्ली ऑफ एलिबाई है। अब हमारे पास कंसेप्ट है जी, सॉरी आर्टिकल है 20, आर्टिकल 25 है, इन सूड फॉर डैमेजेस फैक्ट इंटेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमिन अमाउंट आर रेलिवेंट। यानी एक केस में कोई डैमेजेस वगैरह क्लेम किए गए हैं तो उसमें दूसरी पार्टी जितने मर्जी डैमेजेस क्लेम करे, अकॉर्डिंग टू एविडेंस, बाद में सारी चीज़ों को देखने के बाद डिसाइड कौन करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितने डैमेजेस बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा 10 लाख डैमेजेस क्लेम करता है, 10 लाख, अब उसने क्लेम करने में एक बंदा 50 भी क्लेम कर ले, लेकिन डिसाइड कोर्ट करेगी 10 बनता है या 6 बनता है, वो जो डैमेजेस होंगे अकॉर्डिंग टू कोर्ट मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 26, फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, whether the question is as to for existence of any right or custom, the following facts are relevant. Any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence. Particular instances in which the right or custom was claimed, recognized, exercised, or in which its exercise was disputed, asserted, or departed from. अब बात क्या है, आर्टिकल 26 हमें बताता है जब बात आ जाए राइट की, कस्टम की, किसी रस्म रिवाज की, किसी पुरानी चीज के होने ना होने की, तो उसको प्रूव करना भी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। फॉर एग्जांपल एक गांव है, उसका एक ये पुराना रास्ता है जो गांव को मिलाता है, ये नया रास्ता बन गया, ये पक्का रोड हो गया, थोड़ा सा इस पर बजरी वगैरह सारा कुछ बना हुआ, ये एक सादा सा रोड जो जैसे पुराने कच्चे रोड होते थे। अब क्या है, जब ये बना ना तो ये इसको खत्म करना चाह रही है दुनिया। आप इसमें रेलिवेंट फैक्ट ये आ गया, पहले तो ये देखा जाएगा कि ये रोड कब का पुराना है, ये आज का, महीने का, 2 महीने का, साल का, 20 साल का, 100 साल का है। इसके होने ना होने को पहले देखा जाएगा कि ये वाकई ही पहले का रोड है या बस आर्जी तौर पर बना था कुछ दिन के लिए, महीने के लिए। यानी जब भी राइट की या कस्टम की बात आएगी पहले ये देखा जाएगा जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसको चेंज किया जा रहा है या जिसके मुताल्लिक बात की जा रही है वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, ठीक है। कंसेप्ट समझ आ गया। आर्टिकल 27, सॉरी 27, fact showing existence of state of mind or body of body or bodily feeling. Fact showing the existence of any state of mind, such intention, knowledge, good faith, in negligence, rashness, illness, or goodwill toward any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling, are relevant when the existence of any such fact or state of mind or bodily feeling is in issue or relevant. एक ख़ास केस के मुतल्लक, एक मैटर के मुतल्लक आपकी जो बॉडी फीलिंग है, स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी सोच है, जो आपका तरीक़ेकार है, आपका जो अल्फाज हैं, आपका बिहेवियर जो है, वो भी क्या है, रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने अक्सर एक एग्जांपल इस आर्टिकल पर देता हूँ कि जैन की और असनैन की चल रही आपस में चपकलिश। जब जैन हमसे बातें करता होता है ठीक है, नॉर्मल बिहेव करता है, जब असनैन का जिक्र आता है एकदम ये गुस्से हो जाता है। वो क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है, बॉडी फीलिंग है, यानी कि आपके मुताल्लिक उसकी नफ़रत अवेज़ा हो रही होती है। ये जो चीज़ आप, उसके बाद आपको कोई नुकसान पहुंच जाता है तो आप पर वो जो चीज़, जब भी बात आएगी देखा जाएगा कि जब असनैन का जिक्र आता था जैन को गुस्सा आता था। इट मीन्स इस मैटर में ये भी इन्वॉल्व है। ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। बात समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गया, ओके डन। आर्टिकल है जी 28,
ये बेसिकली क्या है, बारिश बड़ी मज़े की हो रही है और हम मज़े से पढ़ रहे हैं। हमारी वीडियो में वो क्या कहते हैं, बादलों के गरजने की और बरसने की आवाज़ें आएंगी। आर्टिकल 28 है हमारा, facts bearing or question whether act was accidental or intentional. When there is a question whether an act was accidental or intentional or done with the particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant. क्या है जी एक्ट, क्या है जी, एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है? और इंटेंशनल। अब इसमें बात क्या, आर्टिकल 28 हमें यह बताता है कि एक बंदा है, वो एक चीज़ को रूटीन में करता है और वो रेलिवेंट, वो मामलात एक्सीडेंटल होते हैं या इंटेंशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे का घर है, उसको आग लग गई है, वो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम करता है कि मेरे घर को आग लग गई, क्योंकि घर इंश्योर्ड था। अब इसमें देखा ये जाएगा कि ये जो इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है, उससे पहले रिसर्च की जाएगी, इसका एक ही घर जला है या इससे पहले भी ये कोई घर, कोई शॉप, कोई गाड़ी, कोई मकान जलाकर इंश्योरेंस क्लेम कर चुका है। ये बंदा हैबिचुअल तो नहीं है कि जानबूझकर जब इसको पैसों की ज़रूरत होती है आग लगा देता है और पैसा क्लेम कर लेता है, या वाकई ही इसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। अगर इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है, वो चीज़ें सारी क्या हैं, रेलिवेंट फैक्ट हैं। किसके मुताल्लिक? फैक्ट इन इशू के मुताल्लिक। बात समझ आ गई? आर्टिकल 29, इसमें देखा जाएगा ना कि जो भी ऑफेंस हुआ है वो बंदा हैबिचुअल है या कुदरती तौर पर उससे हो गया, नेचुरली तौर पर उससे हो गया। ठीक है। Existence of course of business when relevant. When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business act according to which it naturally would have been done, it is a relevant fact. अब इसमें क्या है, एक काम जो रूटीन में होता है वो क्या है, नेचुरल है, यानी वो रूटीन है। एक रूटीन से ज़रा हट के हो जाए ना, वो चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, इसके नीचे एग्जांपल लिखी हुई उन्होंने कि ए को एक लेटर पहुंचता है, वो जो बी को सेंड करता है, उसको लेटर रूटीन में डिलीवर हो रहा है कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में लेटर डिलीवर हो रहा है, लेकिन है क्या, अब ए को 5 दिन हो गए लेटर डिलीवर नहीं हुआ, यानी जो वो क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है ना, यानी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो डिस्टर्ब हो जाए। रूटीन क्या है, 2 दिन की है, अब 5 दिन भी हो गए वो नहीं पहुंचा, मतलब कोई तो इशू है ना। ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। रूटीन से जो काम हट के हुआ है वो रूटीन से हटा क्यों है? बात समझ आ गई? अब आ गया हमारा एक नया चैप्टर, नई बात। ये एडमिशन के बारे में है। आर्टिकल 30 हम स्टार्ट करने लगे हैं। 30 हमें ये बताता है कि एडमिशन क्या है, अतराफ क्या है। कन्फेशन और चीज़ है, वो आगे जाके। आर्टिकल 30 क्या है, एडमिशन। आर्टिकल 30 बस उसको डिफाइन करता है। An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the person and under the circumstances herein mentioned. यानी आर्टिकल 30 क्या है, ये एक अतराफ है, ये एडमिशन है, ये एक चीज़ को मानना है, वो किसी चीज़ के मतलब रेलिवेंट भी हो सकती है और केस का मेन मुद्दा भी हो सकता है, यानी फैक्ट इन इशू भी हो सकता है और रेलिवेंट फैक्ट भी हो सकता है। किसी चीज़ के मतलब अतराफ करना, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। आर्टिकल 31, admission by party to proceeding or his agent
Statement made by the party to the proceeding or by an agent to any such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them or admissions. Statement made by the parties to suit, suing or sued in a representative character or not admission unless the were made by the party making them statement had that character. Statement made by person who have an property or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statement in their character or person are so interested. Person from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit and are admission if they are made during the continuance of the interest the person making the statement. अब बात पता है क्या है, अब इसमें यह कहता है कि एक जो स्टेटमेंट है वो बंदा स्टेटमेंट दे सकता है जिसका केस के साथ ताल्लुक है या केस में वो पार्टी है या कोई उसका डायरेक्ट लेन देन है. एक बंदा अक्यूज्ड है, एक बंदा केस की पार्टी है, वो स्टेटमेंट खुद भी दे सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है, लेकिन कब, जब उसका डायरेक्ट ताल्लुक उस चीज़ से होगा. एक चीज़ के साथ किसी का ताल्लुक ही नहीं है, उसकी स्टेटमेंट तो वैलिड नहीं होगी ना. आर्टिकल 32. Admission by person whose position must be proved as against party to suit. Statement made by person whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit or admission if such statement would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject is the liability. अब इसमें यह है, एक बंदा एडमिशन दे रहा है, पहले ये जाहिर किया जाएगा कि इसकी एडमिशन देने की पोजीशन है भी कि नहीं है. जिस चीज़ के मुताल्लिक ये कह रहा है इसको ये स्टेटमेंट देने के लिए ऑथराइज भी किया गया है कि नहीं किया गया. यानी फॉर एग्जांपल ए कोई बात कहता है, एक बात कहता है बी को, बी आगे उसमें हिचकिचाहट करता है, ए कहता है आप सी से भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं. वो जो सी की भी स्टेटमेंट होगी वो क्या है, रेलिवेंट. आर्टिकल 33. Admission by person expressly referred by the party to suit. सॉरी, वो जो क्या कहते हैं कि ए बी सी वाली एग्जांपल थी ना, वो एग्जांपल बेसिकली ये थी कि जब ए बी के मुतालिक कोई बात करेगा पहले ये देखा जाएगा जो बी को रेफ़र कर रहा है आया ए ने बी सी को कोई अथॉरिटी दी है कि उसके मुतालिक कोई बात करे. अगर सी को कोई अथॉरिटी दी है तो फिर तो उस पर बात कर सकता है. अगर ए ने सी को कोई अथॉरिटी ही नहीं दी तो फिर सी की बात को वैलिड नहीं किया जाएगा. ठीक है, पहले ये जज करना पड़ेगा. अब आर्टिकल 33 है, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी टू सूट. अब इसमें आर्टिकल 33 में ये कहता है कि एक वाज़े तौर पर एक बंदे को अथॉरिटी दी गई है एक्सप्रेसली कि आप इस चीज़ के मुतालिक बयान दे सकते हैं, बात कर सकते हैं. वो एक सेपरेट चीज़ है. वो जो बात करेगा जिसको वाज़े तौर पे कहा जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा कि मेरे मुतालिक ये बात करता है या ये कहता है या इससे आप तस्दीक कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या है, रेलिवेंट फैक्टर, क्योंकि उसको एक्सप्रेसली कहा गया. आर्टिकल 34 है. Proof of admission against person making them and by or on their behalf. Admission are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved or on behalf of the person who makes them by his representative in interest except in the following cases. अब इसमें यह है कि एक एडमिशन किसी के बिहाफ पर दी है, पहले ये प्रूव किया जाएगा कि इसको अथॉरिटी मिली भी है या नहीं है, इसका इस चीज़ के मतलब कोई इंटरेस्ट है भी कि नहीं है. अगर उस चीज़ से रिलेटेड उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसके एडमिशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा. बाकी नीचे काइंड्स दी गई हैं कि आर्टिकल 46 के तहत या फर्दर उसमें ये है, उसमें तो डाइंग डिक्लेरेशन है, एक बंदे को अथॉरिटी बाद में मिल जाती है, कोई विल हो जाती है, कुछ चीज़ें मिली होती हैं, तो वो एडमिशन एक सेपरेट चीज़ है. लेकिन आर्टिकल 34 के तहत जितना भी एडमिशन होगा वो पहले देखा जाएगा कि आया वाकई इसको अलाउ किया भी था या नहीं है.
आर्टिकल 35 when oral admission as to contents of documents are relevant, oral admission as to the contents of a document are not relevant unless and until the party opposing to prove them shows that he is entitled to give or secondary evidence of the contents of such documents under the rules hereinafter contained or unless the genuineness of a document produced is in question. यानी एक बात यह है कि आप बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की, ऑरली ज़बानी तौर पर आप कोई और बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, रेलिवेंट हैं। लेकिन आपकी जो ज़बानी स्टेटमेंट है ऑरली स्टेटमेंट के आगे, सॉरी रिटन स्टेटमेंट के आगे वैल्यू नहीं रखती। ज़बानी स्टेट एक चीज़ के मुतालिक जब डॉक्यूमेंट मौजूद है तो उस पर ज़बानी स्टेटमेंट ऑरली स्टेटमेंट वैल्यू नहीं रखती। बात समझ आ गई? फॉर एग्जांपल एक चीज़ के मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट है, डॉक्यूमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, उस पर आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, कहा जाएगा पहले वो डॉक्यूमेंट पेश करो। ठीक है, बात समझ आ गई मैडम? आर्टिकल है जी 36 admission in civil cases when relevant. In civil cases no admission is relevant if it is made either upon or an express condition that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can enter that the parties agree together that evidence of it should not be given. अब इसमें यह है कि इन सिविल केसेस एडमिशन जो है वो रेलिवेंट है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस में कोई चीज़ करते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट तो वो एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है, खुद साख्ता तौर पर वो एडमिशन सिविल केसेस में रेलिवेंट नहीं। आर्टिकल 37 आर्टिकल 37 confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding. A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of a confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having in reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which they would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him. According to Article 37, वो एडमिशन, वो इतराफ़ जो आपको डरा कर करवाया जाए, जो आपको धमका कर कराया जाए, या जो आपको कोई लालच देकर करवाया जाए कि आपको मार दिया जाएगा अगर ये चीज़ नहीं मानोगे, या आपको इतना माल दिया जाएगा, इतने पैसे दिए जाएंगे, ये चीज़ का इतराफ़ कर लो, तो वो एडमिशन जो है उसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। क्या है? इनएडमिसिबल एडमिशन है। ठीक है, आर्टिकल 37 क्लियर है? आर्टिकल है जी 38। ये कैसे है जी? थ्रेट। आर्टिकल 38 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अब बात आ गई जी, सॉरी कन्फेशन की बात आ रही। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। नो पुलिस कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी पर्सन। अब मैंने आपको बताया था, सॉरी पहली बात थी कन्फेशन की। कन्फेशन दो तरह की होती है, किसी जुर्म का इतराफ़ कर लेना, किसी जुर्म को मान लेना। आर्टिकल 37 क्या है? कन्फेशन। आप एक जुर्म को मानते हैं, आप पर एक चार्ज लगता है, आप मानते हैं, वो बताता ये है कि आप ये भी मानो कि आपने ये जुर्म किया है, आपको नहीं तो मार दिया जाएगा, आपके बच्चे बच्ची बहन भाई को नुकसान किया जाएगा। ये क्या है? थ्रेट है। आपको ये कहा जाएगा अगर तुम ये जुर्म अपने सर ले लेते हो तो तुझे ये इनाम दिया जाएगा, ये चीज़ दी जाएगी। ये लालच है। यानी जो कन्फेशन, जो अतराफ़ आप लालच में या डर में आके करते हैं, उसकी कानून में कोई वैल्यू नहीं है अगर वो प्रूव हो जाती है। दूसरी है आर्टिकल 38। अब कन्फेशन दो तरह की है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन कौन सी है जी?
जुडिशल कन्फेशन वो है जो बिफोर मजिस्ट्रेट की जाए, यानी किसी जज के सामने कन्फेशन की जाए, वो जुडिशल कन्फेशन है। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन वो है जो पुलिस के आगे की जाए या जज के अलावा किसी भी बंदे के सामने जो कन्फेशन की जाएगी, वो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। आर्टिकल 38 बताता है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन के बारे में कि जो पुलिस के सामने आपने किसी भी जुर्म किसी भी बात का इतराफ़ किया तो वो कोर्ट में क्या है, एडमिसिबल नहीं। आर्टिकल 39 Article 39. Confession by accused while in custody of police not be proved against him. Subject to Article 40, no confession made by any person while he is in the custody of a police unless it be made by in the immediate presence of him magistrate shall be proved as against such person. अब आर्टिकल जो है ना वो हमें ये बताता है 39 कि जो पुलिस की कस्टडी में आपको पुलिस की मौजूदगी में गिरफ्तारी में आपने जो कन्फेशन दिया वो एडमिसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने पुलिस की कस्टडी में एक कन्फेशन दी है और उस वक्त मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद था, वो कन्फेशन जो है एडमिसिबल है। बात क्या है जज की। आर्टिकल है जी 40। How much of information received from accused may be proved when any fact is deposed to as discovered in a consequence of information received from a person accused of any offence in the custody of a police, so much of such information whether it amount to be confession or not as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved। यानी इसमें यह कह रहा है कि आर्टिकल 40 के मुताबिक कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिली है जो पुलिस से, उसमें कितनी प्रूव करने वाली है और कितनी नहीं है, यानी कितनी को साबित करना ज़रूरी है और कितनी को साबित करना नहीं, यानी जो इंक्वायरी में आपने बातें निकाली हैं वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। ठीक है। आर्टिकल है जी हमारा 41, लास्ट आर्टिकल है इस लेक्चर का। चलो इसको भी 41 कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं। कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट। अब इसमें यह कहता है आर्टिकल 41 के तहत वो कन्फेशन जो आपसे थ्रेट भी दूर कर लिया जाए, आपसे लालच भी दूर कर लिया जाए, दबाव भी दूर कर लिया जाए, यानी सारी खतरात सारे डर सारे लालच आपसे दूर हो गए, अब आपको कोई खतरा नहीं है। वो जो कन्फेशन है ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 वो क्या है, रेलिवेंट है, क्योंकि अब आप कन्फेशन जो है वॉलंटरली दे रहे हैं, आज़ादी से दे रहे हैं। अब आपको ना तो थ्रेट है ना आपने कोई लालच रखा हो। ये था हमारा QSO। तो आज का लेक्चर इसी पे वाइंड अप होता है। बाकी जब भी इसको सुनना है आपके पास QSO की बुक मौजूद हो।